First of all, very good morning to all of you. In today's class, I am going to start with the spermatogenesis topic. तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं. क्या रिवीजन है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं? इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली जो पार्ट होते हैं वो हैं टेस्टिस विद डक्ट एंड ग्लैंड्स. टेस्टिस विथ डक्ट और ग्लैंड्स. ग्लैंड्स डक्ट्स में कौन कौन से होंगे? दैट इज एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया और वास डिफरेंशिया, वास या वास्ता जैसा भी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो वास डिफरेंशिया एंड वास डिफरेंशिया. तो ये सभी पार्ट होते हैं. ग्लैंड कैसे होंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, glands, that is prostate gland, bulbourethral gland और seminal vesicle. तो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल. अब टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट हो गए? देयर आर कंपार्टमेंट्स. कंपार्टमेंट में सेमीफेरस ट्यूब्यूल, फेरस ट्यूब्यूल. अब सेमिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया. और स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन, देन मियोसिस डिवीजन और ये प्रोड्यूस हो जाएंगे. स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. देन स्पर्मेटो डेवलप करके स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ. ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रहा है? कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोगोनिया से डेवलप कर जा रहे हैं स्पर्मेटोजोआ. तो ये पूरी प्रोसेस किस में आएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस. तो आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस. 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 अब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? सर्टोली सेल्स में. सर्टोली सेल्स में कितनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल में? तो एक स्ट्रक्चर में बना दे रही हूँ, जनरल स्ट्रक्चर. सेमिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे. तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बीच बीच में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होंगे. ग्लैंड, these are Sertoli cell helping न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये सेल और ग्लैंड्स की तरह फंक्शन और न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं, जिससे डेवलपिंग जो भी स्पर्म रहेंगे उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए ये न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं, जिसे डेवलपिंग स्पर्म यूटिलाइज करेंगे और डेवलप करेंगे. देन यहाँ पर इसके साथ में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं. स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया
इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होंगे। अब स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करेगी, प्रोलिफरेट करेगी, और प्रोलिफरेशन करने के बाद स्पर्मेटेड्स का फॉर्मेशन, स्पर्मेटेड्स देन स्पर्मेटोजोआ, जितने भी स्पर्मेटेड्स हैं जैसे ही डेवलप करते हैं वैसे ही ये सर्टोली सेल से अटैच हो जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सभी सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ अटैच हो जाएंगे। अब ये फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल है, दैट इज सर्टोली सेल, और यहाँ पे जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। अब कैसे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस डिवीजन है तो स्पर्मेटोगोनिया की डिप्लॉइडी 2n है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन है दैट इज 46 क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस के बाद जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन जब होगा ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ है, अभी हाफ क्रोमोसोम नहीं हुए हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से जाएंगे, यहाँ पे सेल जो होंगे फिर से मियोसिस डिवीजन में जाएंगे। अब जो डिवीजन होगा यहाँ पे वो मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है, और रिडक्शन डिवीजन से क्या होता है, जो सेल होंगे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है, तो हैप्लॉइड दैट इज n क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे मियोसिस के बाद मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अभी मियोसिस फर्स्ट हुआ है, फिर दोनों सेपरेटली जो एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, अभी दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है। देन ये मियोसिस सेकेंड, अभी मियोसिस फर्स्ट हुई है बस, अब मियोसिस सेकेंड में ये सभी जाते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हर एक से दो दो सेल्स ये भी डिवाइड करेगी मियोसिस सेकेंड के थ्रू, और ये भी मियोसिस सेकेंड के थ्रू डिवीजन होगा। तो मियोसिस सेकेंड के बाद जो नंबर ऑफ सेल हैं ये कितने बन जाते हैं, दो, इस सेल से भी दो, नंबर ऑफ टोटल एक स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया है, फाइनली डिवाइड करके कितने सेल 4 नंबर ऑफ सेल बना लेते हैं, n क्रोमोसोम नंबर, n क्रोमोसोम नंबर, n क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम, देन यहाँ पे 4 नंबर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्योंकि प्रोलिफरेशन हो चुका है, अब डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है डेवलप कर जाते हैं, डेवलप करके कुछ चेंजेस इसमें आते हैं और फाइनली कन्वर्ट होते हैं इन स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड
का डेवलपमेंट हो जाता है। स्पर्मेटिड्स की डेवलपमेंट के बाद देन फाइनली डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ में डेवलप हो रहे हैं। अब इसे क्या बोला जाएगा, इस पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाएगा। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डेवलप करते हैं सेल, डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटिड और फ्लैजेला। सेल कैसे फ्लैजिलेटेड हो जाती है और स्विम करने के लिए तैयार हो जाती है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को, इतनी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, यहाँ के प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोला जाएगा। और क्योंकि क्या हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो पूरी प्रोसेस स्पर्मिएशन यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगी। अब यहाँ जो डेवलप, जो स्पर्मेटिड्स हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड्स कि इनका स्ट्रक्चर, अब पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है, कौन कौन से सेल बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेनली जो स्पर्मेटिड होते हैं, स्पर्म होते हैं, थ्री रीजन होते हैं। ये थ्री रीजन कौन कौन से होंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस, देन टेल। This is head, neck, middle piece, tail, टेल। तो हेड, नेक और टेल में ये पूरा जो स्पर्म का पार्ट है वो डिवाइडेड होता है मिडिल पीस में। अब हेड रीजन में मेनली क्या होते हैं, न्यूक्लियस, और हियर इट इज न्यूक्लियस विद जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बाद अब यहाँ पे और क्या होते हैं, एक्रोसोम, which contain enzyme for melting of egg membrane। अब यहाँ पे एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, देन न्यूक्लियस, इसके साथ सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सिंपली। नाउ अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से फ्लैजेला स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट करना स्टार्ट होता है और एंड तक ये जाते हैं। देन फ्लैजेला के स्पिंडल फाइबर और फ्लैजेला, इसके साइड में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरली अरेंज, ये सभी स्पाइरली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल। अब जब भी सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं, ये ताकि माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्विमिंग करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अब जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। जब न्यूक्लियस ट्रांसमिट, क्योंकि सिर्फ पूरा का पूरा एग में फर्टिलाइज करते समय पूरा स्पर्म नहीं फ्यूज होता है, सिर्फ एग का एग में सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट होता है। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जाता है एग में और न्यूक्लियस ही फ्यूज करेगा। सिर्फ इस न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर है। फ्लैजेला स्विम करने के लिए, देन साथ में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किस लिए होते हैं, ताकि सेल डिवाइड कर सके, इसलिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब न्यूक्लियस और सिर्फ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी जो सेल पार्ट है, बाकी जो स्पर्म के अदर पार्ट हैं जैसे डिस्टल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला, ये सभी बाहर ही रह जाते हैं। इनका कोई फ्यूजन, जब फ्यूजन हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, अब इसका कोई नहीं है और अदर यूज नहीं है, तो इसलिए ये डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और सिर्फ न्यूक्लियस ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन एग में। एग न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है और यही न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और अदर पार्ट बाहर ही रह जाते हैं, एग मेम्ब्रेन के बाहर रह जाते हैं। सिर्फ एक्ट्रोसोम क्या किया जाता है कि एग मेम्ब्रेन को मेल्ट किया जा सके और मेल्ट करने के बाद वहां पे प्रॉपर न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए ये सभी सब पार्ट सिर्फ हेल्प करते हैं कि ये न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट हो जाए एग तक, एग से फ्यूज हो जाए। इसके बाद इसका कोई अदर यूज नहीं होता है, ये सभी बाहर रह जाते हैं, एग के बाहर आउटर साइड, और फिर डिग्रेडेड हो जाते हैं। अब ना स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे oogenesis प्रोसेस होता है, देन स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस हो चुका है। व्हाट इज oogenesis प्रोसेस? oogenesis प्रोसेस में जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी प्रेजेंट, पेयर्ड ओवरी प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस प्रेजेंट होता है और यूट्रस फैलोपियन ट्यूब से। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो oogenesis प्रोसेस किस में, कहाँ पर होगा? ओवरी में होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यूट्रस, ओवरी, ओवरी, यहाँ पे भी ओवरी इसी तरह। अब एक ओवरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हियर इट इज फिम्बरी, देन ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, एम्प्यूला, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो oogenesis प्रोसेस होता है वो ओवरी के अंदर होता है। तो एक ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं, देन वी डिस्कस कैसे oogenesis प्रोसेस हो रही है। तो oogenesis प्रोसेस में कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है oogonia।
जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ये जर्म सेल्स हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं विद इन ओवरी। ओवरी में डिफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एग को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एग, दीज आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये जर्म सेल्स oogonia develop into primary follicle, then develop into secondary follicle। secondary follicle में क्या होता है, एक नंबर ऑफ लार्ज सेल फॉर्म करने लग जाते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी फॉलिकल, फिर डेवलप इनटू फाइनल टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, एक कैविटी भी बन जाती है डिफरेंट सेल में। पहले सेल अलाइन करना स्टार्ट करते हैं, फिर मार्जिन में सेल अलाइन करेंगे तो एक कैविटी बन जाती है। अलाइनमेंट से एक कैविटी बन जाती है, इसे बोला जाता है एंट्रम कैविटी। और ये है टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, अब इसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, एग फॉलिकल के अंदर यहाँ पे डेवलप कर गया है, अब मैच्योर होने के बाद रप्चर का जो फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है और रप्चर करने के बाद अपने जो एग है वो बाहर ओमिट कर देते हैं, ओवम। अब ये जो और सेल्स हैं, अदर सेल्स, वो एज सच इसी में रह जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल में रह जाते हैं, और जो ओवम है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है, बाहर रिलीज करने की जब बाहर रिलीज कर देते हैं तब यहाँ पे फिम्ब्री, यूट्रस का पार्ट फैलोपियन ट्यूब से जो अटैच रहता है, फिम्ब्री, ये बाहर ओवरी के बाहर ही ऐसे रोटेट करते हुए रहते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है प्रोसेस और ओवम बाहर आता है, वैसे ही इसे फिम्ब्री के थ्रू कैच कर लिया जाता है और सक कर लिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, ओव्यूलेशन। बाहर ओव्यूल निकाल दिया जाता है और ओवम निकाल दिया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट हो गया है ओवम का, फुली डेवलप हो गया है। देन अब ये क्या हो गई, जो ये वॉल है, ये वॉल क्या करेगी, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। फिर एक टाइम के बाद ये कार्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट करने लग जाती है, डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम।
फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। फाइनली कार्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट कर जाते हैं। अब डिफरेंट oogenesis प्रोसेस में जितनी भी स्पर्गोनिया सेल होते हैं, स्पर्गोनिया सेल ये डेवलप करते हैं इन प्राइमरी फॉलिकल, इन सेकेंडरी फॉलिकल, डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है, देन टर्शियरी फॉलिकल और फाइनली मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है इन ग्राफियन फॉलिकल, जहाँ पे एक कैविटी भी बन जाती है जिसे एंट्रम कैविटी बोलते हैं। जब ये मैच्योर ओवम बाहर रिलीज कर दिया जाता है आउटसाइड द ओवरी, देन फिम्बरी कैच और सब कर लेता है फिम्बरी इसे फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस में। यूट्रस का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें फिम्बरी बोला जाता है और फिम्बरी इन्हें कैच कर लेंगे ओवम को और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अब फैलोपियन ट्यूब में ये एज सच पड़े रहेंगे जब तक ये फर्टिलाइज नहीं हो जाते। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट कर दिए जाएंगे और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, देन फीटस का इससे डेवलपमेंट हो जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस एज सच नहीं होती है, बहुत oogonia ही स्टेज में जब डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जब फीमेल चाइल्ड है उसके फीमेल एम्ब्रियो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही जब ओवरी का डेवलपमेंट होता है, ओवरी में प्राइमरी oocyte दैट इज oogonia से डेवलप जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, इस oocyte जब मियोसिस डिवीजन में जाते हैं, मियोसिस डिवीजन में जाते हैं तब ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज स्टेज में ही अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब एम्ब्रियोनिक में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही यहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका रहता है। अभी ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कब होगा, प्यूबर्टी एज में। यहाँ पर आने पर ये अरेस्ट हो जाते हैं और एज सच पड़े रहते हैं जब तक कि प्यूबर्टी एज नहीं आ जाती। प्यूबर्टी एज आ जाएगी तब इनका डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट होता है प्रोफेज से, फिर अदर मियोसिस सेकेंड होते हैं, देन कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में डेवलप कर जाते हैं। तो इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कैसे डेवलप हो रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। देन इन नेक्स्ट क्लास हार्मोनल रेगुलेशन डिस्कस होगा। सेल है डिप्लॉयड oogonia अंडरगोज इन माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के बाद oogonia से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, अगेन 2n, लेकिन प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे प्राइमरी oocyte मियोसिस डिवीजन में जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में ही ये अरेस्ट हो जाते हैं और प्रोफेज में अरेस्ट होने के बाद ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज अब ये फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देन मियोसिस सेकेंड और फर्स्ट के बाद जब लास्ट होती है मियोसिस तब 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे डिप्लॉयड के बजाय हैप्लॉयड क्रोमोसोम आ जाते हैं इन सेकेंडरी oocytes। देन मियोसिस सेकेंड के बाद इस हर एक से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। 2 सेल का फॉर्मेशन इससे भी और यहाँ से भी होना यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस फर्स्ट में जाते हैं
तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 सेल, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, वैसे यहाँ पर भी 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो सेल क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोलर बॉडी में, पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। पोलर बॉडी मतलब डीजनरेशन हो जाता है इस सेल का, सिर्फ एक ही सेल डिवाइड करती है और 2 सेल में कन्वर्ट होते हैं। देन यहाँ पे जब सेल डिवाइड करती है तो अगेन यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल डेवलप करते हैं और एक फिर से पोलर बॉडी बन जाते हैं। पोलर बॉडी, एक सेल को प्रॉपर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिले, प्रॉपर डेवलपमेंट हो एक सेल का, इसलिए यहाँ पे जो ओवम का फॉर्मेशन होता है तो एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, एक ऊगोनिया से सिर्फ एक ओवम का फॉर्मेशन होगा, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता था, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन oogenesis डिफरेंट रहता है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस ट्रांसफर करना रहता है, सिर्फ न्यूक्लियस कंटेंट प्रॉपर रहे, इसके सिवा और जितने भी पार्ट होते हैं, जो एसेसरी पार्ट होते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा जो न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होना है इसी ओवम में कैरिड आउट होगा, और ये ओवम प्रॉपर डेवलप रहे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी अच्छा रहे, वेल डेवलप रहे, इस वजह से सिर्फ एक ही सेल इनलार्ज करती है, ये नेक्स्ट सेल क्या होते हैं, पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक ऊगोनिया से एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हैप्लॉइड वैसे ही हैप्लॉइड ओवम ना। नेक्स्ट क्लास में हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे कि कैसे कौन कौन से हार्मोन इसे कंट्रोल करते हैं पूरे oogenesis प्रोसेस को।